क्वेश्चन नंबर 101 एक इसमें दिया है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, उस समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खान नुहानी, जलाल खान नुहानी बिहार में उस समय शासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो वो थे विलियम टेलर, विलियम टेलर और जनरल लायल, जनरल लायल, यानी ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय दानापुर जो बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक, बिहार में कहा पड़ता है? पटना के पास आसपास पड़ता है, तो वहां पे अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर और जनरल लायल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर, 1914 में कांग्रेस में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार में कौन शामिल थे? जो 1914 का ब्रिटेन में भारतीय शिष्टमंडल भेजा, प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, उसमें बिहार से कौन शामिल था? तो उसमें शामिल थे मजहूर अल हक, सचिदानंद सिन्हा और ये दोनों, मतलब सचिदानंद सिन्हा और मजहूरुल हक। गले में थोड़ा दिक्कत है इसलिए शब्द सही से निकल नहीं पा रहे हैं। मजहरुल हक, मजहरुल हक, मजहरुल हक, इन दोनों को प्रतिनिधि मंडल में कहा भेजा गया था? ब्रिटेन को। कौन से? उसके कांग्रेस की, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन गया था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा और मजहर उल हक जो थे, तो इन दोनों को शिष्टमंडल में भेजा गया था। कहां से? बिहार की तरफ से। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के अंतर्गत आता है? कोपेन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे वो? वैज्ञानिक ने जलवायु वेदता थे या भूगोल वेदता उनको बोल सकते हैं। तो उन्होंने विभिन्न जलवायुओं को उनको विभिन्न अक्षरों के माध्यम से संदर्भित किया था, बताया था कि इस अक्षर के माध्यम से ये जलवायु संदर्भित होती है। ठीक है, तो उन्होंने बिहार की जलवायु को AW प्रकार की जलवायु बताई थी। AW प्रकार की जलवायु मतलब ए मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु और डब्ल्यू मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु। कौन सा? ए मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, कटिबंधीय जलवायु, और बी का डब्ल्यू का मतलब होता है शीत ऋतु, यानी शुष्क शीत ऋतु। शुष्क मतलब इसमें नमी नहीं होगी, शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु। AW प्रकार की जलवायु बताई थी उन्होंने। तो बिहार में इस प्रकार की जलवायु पाई, क्योंकि वहां गर्मी भी होती है इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, वहां सर्दी भी होती है और पर सर्दी में नमी नहीं होती, इसलिए नमी ना होने की वजह से उनमें शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है। शुष्क मतलब होता है जिसमें नमी नहीं पाई, अगर आर्द्र होता तो यहाँ मतलब सर्दियों में नमी होती। ठीक है, तो यह रहा हमारा 104वां नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 105 नंबर पे। बिहार के किन क्षेत्रों को बाल समुद्री मिट्टी का विस्तार है? बिहार के किन क्षेत्रों में बाल समुद्री मिट्टी का विस्तार है? तो वो है, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है पूर्णिया में पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है और मुजफ्फरपुर, यानी डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार की जो मिट्टी है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्तरी बिहार की मिट्टी, उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी। तो उत्तरी बिहार में जो पाई जाती है वो पर्वतपादी मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है, पुरानी और नवीन जोड़हल मिट्टी पाई जाती है। और जो दक्षिणी में पाई जाती है वो टाल मिट्टी पाई जाती है, कगारी मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जोड़हल मिट्टी पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, या आप बिहार स्पेशल की जो बुक है उसमें दिया हुआ, तो आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, यानी 106 नंबर क्वेश्चन।
बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई की जाती है? तो वो है रोहतास। रोहतास जिला जो है बिहार का, वो नहरों के माध्यम से सिंचाई करने वाले में अव्वल स्थान पर है, जहां पर 3.19 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जाता है। किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से। ठीक है। नहरों के बाद जो सिंचाई का आता है, ठीक, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद। कौन आता है? पश्चिमी चंपारण प्लस औरंगाबाद। ठीक, ये रहा 106 नंबर का क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? आपने पढ़ा होगा कि अक्षांश विस्तार क्या होता है। जो हमारी पृथ्वी है, इसको काल्पनिक रूप में मान लिया गया है, ऐसे ऐसे कि पृथ्वी को कई भागों में बांट दिया गया है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से, और ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने विभिन्न अक्षांशों के माध्यम से, ये हमारी अक्षांश रेखा है, हमने अक्षांशों के माध्यम से बांट दिया है ताकि हमें सुविधा हो सके। ठीक है। और ये हमारा देशांतरीय है। क्या है? देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। सॉरी, ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे नहीं बनता, मैं फिर से बना देता हूं। अक्षांश तो सही है, ठीक, अक्षांश तो हमने सही बनाया था, पर देशांतरीय हमने जो बनाया वो गलत बनाया। ठीक, ऐसे ऐसे देशांतरीय बन जाता है। देशांतर हमेशा क्या है? एक ही पॉइंट से होके आता है, एक ही पॉइंट से होके आता है, एक ही पॉइंट पे मिल जाता है। बल्कि अक्षांश जो है वो ये हमारी रेखा जो एक जगह नहीं मिलती है, पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं। तो बिहार का जो अक्षांशी है, बिहार इन अक्षांश में कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड के अक्षांश में पाया जाता है। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। तो हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक पाया जाता है। ठीक, नॉर्थ इसलिए नॉर्थ नॉर्थ है क्योंकि उत्तर में ही पाया जाता है, दक्षिण में इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन कब शुरू किया गया? 7 निश्चय वन एक बिहार सरकार का प्रोग्राम है, वो कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारा ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ना 10 में शामिल किया गया था, ना 17 में, ना 18 में, ये शुरू किया गया था 2015 में। कब शुरू किया गया था? ये 2015 में शुरू किया गया था। इसमें जो 7 निश्चय क्रम है, उसमें पहला आर्थिक हल करना, युवाओं को बल देना, सेकंड है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, एक ये है, थर्ड है हर घर बिजली, चौथा है हर घर नल का जल, पांचवा है घर तक पक्की सड़क और नालियां, छठा है शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, और सातवां है अवसर बढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था? ये 2015 में शुरू किया गया था, इसलिए हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी और ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो वो होता है सरपंच होता है। ग्राम में आपने देखा हो कहीं जगह प्रधान बोला जाता है, या कचहरी के लिए हमें सरपंच की ही जरूरत है, क्योंकि सरपंच मतलब होता है 5 लोगों का समूह। सरपंच 5 लोगों का समूह जो है वो होता है सरपंच। ठीक है, वही करते हैं गांव के कचहरी का सामना, वही करते हैं, मतलब वही लीड करते हैं। तो बोलते हैं 5 पंच, 5 पंच बोलते हैं ना, तो वही होते हैं सरपंच या 5 पंच, वही है जो ग्राम कचहरी का नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब जो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। भारत
कि किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की? तो वो की है इंदौर ने। इंदौर, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि इंदौर हमेशा स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर रहता है। इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग इसको अगर नहीं पढ़ा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप लोग कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा, आने की संभावना इस प्रश्न की बनती है। अगला है, गुजरात सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्य जीव के अवैध शिकार को रोकने हेतु गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है। तो वो की है कर्नाटक सरकार ने। जिसने की है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1972 के तहत वन पेड़ों की अवैध कटाई और वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू किया है। अगर कोई इसके तहत अगर कोई अवैध कटाई करता है या वन्य जीवों का अवैध शिकार करता है तो गरुड़ाक्षी ऐप के थ्रू ऑनलाइन FIR कर दिया जाएगा और उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें क्या विचार कर, सत्य या सत्य। सत्य कथन का चयन करें। इसमें क्या है? सत्य कथन में पता करना है। बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का है मुजफ्फरपुर में, गंडक नदी में बनेगा। ठीक, गंडक नदी में बनेगा। सॉरी, इस ठीक की वजह से थोड़ा टाइम लेना पड़ा हमें। मुजफ्फरपुर ये नहीं है, ये कहाँ पे है? ये गोपालगंज। ये कहाँ है? गोपालगंज। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बच्चे दो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल आयुष्यन की रेड लिस्ट में गंभीर श्रेणी में शामिल है। तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि घड़ियाल को आयुष्यन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। कौन सी कैटेगरी में शामिल किया है? गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? 18वां संस्करण जो था वो भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। अगला है, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था लेकिन 2015 से यह द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में अपनाया जाने लगा। तो ये भी सही ऑप्शन है। ये भी सही ऑप्शन है। अगला का ऑप्शन है, इस वर्ष का विषय, अब तीसरा है, दूसरा है, सॉरी दूसरा, तो ये कट जाएगा। ठीक, अब ये देख ले तो उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस वर्ष का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। इसलिए हमारा अब क्या बचता है? लास्ट ऑप्शन बचता है 1 2 3 4, मतलब ये भी सही हो जाएगा। अगर ये आपको ये नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन फिर भी कर लोगे, अगर आपको 3 पता है। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 114, जिसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका है 115 नंबर, ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में हमें क्या विचार करना है? उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है या सत्य हैं? तो 115 नंबर जो क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन है, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में किया गया। कहाँ किया गया है? पुदीमदका में किया गया। तो ये ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट को पुदीमदका में उद्घाटन किया है। कहाँ पे पड़ता है? ये विशाखापट्टनम में पड़ता है। तो हमारा पहला सही है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपको हमने पहले ही समझा दिया था, इसलिए हम बार बार उस चीज को नहीं समझा रहे हैं। पहला है सेकंड ऑप्शन, यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला हब है। ठीक, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई एलिमिनेशन मेथड दिख नहीं जिसमें हम काट सके। अब अगला है ऑप्शन 3, इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी। हाँ, तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर
ये भी खत्म हो जाएगा, बचता ये दो। तो चौथा देख लेते हैं सही है या नहीं, तो हम उस आधार पर इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। यह प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। तो हाँ, ये भी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि प्रतिदिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 1500 ग्रीन टन हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे और 7500 ग्रीन टन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और इस प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? इस प्रोजेक्ट को बना रहा है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये रहा हमारा 115 नंबर का ऑप्शन डी इज द सही, यानी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 20 से 21 नवंबर 2024 को तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का कौन सा संस्करण आयोजन किया? तो ये किया था चौथा संस्करण। कौन सा किया था? चौथा संस्करण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, 117 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले हम ये जान लेते हैं ये गणित दिवस मनाते क्यों हैं। तो ये दिवस हम मनाते हैं, हमारे जो गणितज्ञ थे रामानुजम, श्री रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम, रामानुजन की जयंती पर हम मनाते हैं। तो ये कब से शुरू हुआ? तो ये 2012 में शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 2012 में। ठीक, और इनकी कौन सी सब 125वीं, इसकी 25वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, और कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हम मनाते हैं। कब शुरू किया गया? 2012 में। 2012 में भारतीय गणतंत्र श्रीनिवास रामानुजन की जन्म पर 125वीं वर्षगांठ घोषित किया गया। और इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो कौन थी? वो थी नवाचार और प्रगति का सेतु, गणित का सेतु, गणित, नवाचार और प्रगति का सेतु, ये रहा इसका थीम। और ये हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। कब शुरू किया गया? 2012 में शुरू किया गया था। 185वीं जयंती के रूप में उनका मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और क्या विचार करना है कि गलत है या सही? तो हमें क्या करना है? सही ऑप्शन बताना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई। ठीक है, इस योजना को मोदी सरकार के आने के बाद शुरू किया गया 2015 में। ठीक, अगला है, इस योजना में 2014-15 जन्म के समय लिंग अनुपात जो है वो 918 सुधर कर 2023-24 में 930 कर दिया गया। मतलब इस योजना के माध्यम से लिंगानुपात हमारा 2014-15 के मुकाबले 2023-24 में, यानी 10 साल बाद, तो ये कितना बढ़कर हो गया? 930। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है। अगला है तीसरा, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए शकल नामांकन अनुपात जो है 75.51% से 79.4% तक की वृद्धि हुई है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। हमने आपको एलिमिनेशन में बताया था कि अगर हमें जो पता चलते जाए हम उस हिसाब से काटते जाएं, तो हमारा पहला अगर सही है तो ये गलत हो जाएगा, और दूसरा सही है तो ये गलत हो जाएगा, और बचा ये दो ऑप्शन। देख लेते हैं चौथा, पश्चिम बंगाल एक ऐसा मात्र राज्य है जिसने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया। तो ये भी ऑप्शन सही, पश्चिम बंगाल ने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया है। ठीक है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। कहा किया गया है? चेन्नई में किया गया है। ठीक है, और किसके उससे किया गया है? यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के बीच सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा और सारथ, उनके सारथ सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सही है? तो हमें ये बताना है कौन सा
सही है। तो पहला ऑप्शन है आइकॉन इन्फोसिस ने समुद्री बचाव कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए अपने सारस सिस्टम को सारस 2 में अपग्रेड किया है। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अभी हाल ही में INCOIS ने समुद्री बचाव कार्य में अपने सारस सिस्टम जो बनाया था उसका सेकंड वर्जन अपडेट करके लॉन्च किया है। अगला को है ऑप्शन है सारस सिस्टम को मूल से 2016 में लॉन्च किया गया था। हाँ, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था और अभी इसका नया संस्करण लागू किया गया, ठीक है, जिसको हम सारस 2 बोलते हैं। सारस समुद्र में वस्तुओं व्यक्तियों के बहाव की भविष्यवाणी हवा धाराओं और तरंगों के आधार पर करता है। हाँ, तो सारा जो सिस्टम काम करता है वो समुद्र में वस्तुओं व्यक्तियों के बहाव की जो भविष्यवाणी करेगा वो हवा धारा और तरंगों के आधार पर करता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, होमी भाभा चेयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उत्कृष्ट वैज्ञानिक होमी जो भाभा थे, ये एक वैज्ञानिक, तो जाहिर सी बात है वो वैज्ञानिकों की बात करेंगे, तो उसके वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान का विकास कार्य के लिए मान्यता और अवसर प्रदान करना, ठीक है। ये जो योजना है ये परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, जलवाहक योजना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जलवाहक योजना में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जलवाहक योजना में जो ऑप्शन सही है वो है, इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना है, ठीक है, माल ढुलाई को बढ़ावा देना है। ये जो योजना है एक केंद्रीय सरकार की योजना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 123 नंबर 123 नंबर है 22वां कायुक्त मोलम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? 22वां जो कायुग मोलम आयोजन हुआ है वो कहाँ किया गया? बिहार के, तो किया गया गया जी में। कहाँ किया गया है? बिहार के गया जी में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, एक देश एक चुनाव हेतु गठित थे जो 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पीपी चौधरी। कौन थे? पीपी चौधरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? तो वो है मसाली। मसाली गुजरात का एक गांव है, गुजरात में बनासकांठा जिले के बनासकांठा जिले के सुगाई ग्राम तालुका का सुईगाम तालुका का एक ग्राम है जिसका नाम मसाली है, वो भारत का पहला सीमावर्ती सौर राज्य बन गया है। क्या बन गया है? सौर राज्य बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और 2024 की थीम क्या थी? तो वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी उसमें मनाया जाता है? तो अटल जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। अटल जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यह कौन सी जयंती थी उनकी? यह स्वामी जयंती थी या सोनी जयंती थी। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग, सुशासन, डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है अमृत परंपरा। अमृत एक प्रकार का परंपरा है, परंपरा मतलब योजना है, उसका नाम परंपरा, अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है संस्कृत मंत्रालय की पहल। किसकी पहल है? संस्कृत मंत्रालय की पहल है। अमृत परंपरा का जो उद्देश्य है वो भारतीय पारंपरिक जो कलाएं हैं, भारत की जो पारंपरिक कलाएं हैं वो कला रूपों का उत्सव मनाना है। जो भी यहाँ भी पारंपरिक कला है, जैसे हमारे यहाँ हैंडक्राफ्ट बनते हैं और सारी चीजें बनती है, हाथ से बनाई जाती है या लोहार द्वारा कैसे बनाया जाता है। हम लोगों के हम जो चाक पे रख के बनाते नहीं गिलास, तरह तरह के आइटम मिट्टी के, उनको जो उनके सारे सामान को, तो संस्कृत मंत्रालय का एक पहल है अमृत परंपरा। तो उन्हीं के तहत पारंपरिक कलाओं और उनके कला रूपों का उत्सव मनाया जाता है इस योजना के तहत। और उसका कौन करता है? संस्कृत मंत्रालय करता है। तो अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक स्वदेशी, यानी भारत की पहली अभी तक जो विकसित हुई है हाइपरसोनिक की नहीं हुई थी, तो वो
स्वदेशी मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं, हमें बताना। क्या नहीं बताना? सही नहीं। इन तीनों कथनों, चारों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यह है पहला ऑप्शन है, यह 1500 किलोमीटर की अधिक दूरी तक पेलोड ले जा सकती है। हाँ, ये 1500 किलोमीटर तक ले जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। यह ध्वनि से 5 गुना कम गति, 5 गुना कम गति, कम नहीं है, अधिक है। क्या है? अधिक, अधिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए बी हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ये सही नहीं है, और सी और डी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बनाया गया है उसको एपीजे अब्दुल कलाम से परीक्षण किया गया था, और ये प्रकार की मिसाइल कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो हमारा बी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कम नहीं, ये 5 गुना अधिक गति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 129, स्पेस एक्स द्वारा भारत के लॉन्च किए गए नए संचार उपग्रह का क्या नाम है? तो वो है जीसैट N2। क्या नाम है? जीसैट 12। ठीक, जीसैट N2, सॉरी 12 नहीं, N2। स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की एक कंपनी है, स्पेस एक्स, जिसका फाल्कन 9 रॉकेट, फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भारत ने अपने प्रक्षेपण यानी संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करवाया है। उसका क्या नाम था? जीसैट N2। इसका जो वजन है वो 4700 किलोग्राम है, और इस मिशन की जो अवधि कार्य करेगा वो 14 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, आन्कोसेरियासिस रिवर ब्लाइंडनेस के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो आन्कोसेरियासिस जो है, ये अंधे की एक बीमारी, अंधेपन की एक बीमारी है, जिससे लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये बीमारी होती है तो इससे लोग देख नहीं पाते हैं। एक है एक है ट्रेकोमा। क्या है? ट्रेकोमा जो है ये भी अंधेपन की एक बीमारी है, जो इससे ज्यादा जो ये बीमारी है आन्कोसेरियासिस जो बीमारी है, इससे ज्यादा इसकी वजह से अंधेपन होते हैं लोग, ट्रेकोमा की वजह से भी ज्यादा अंधेपन होते हैं। ये दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है ट्रेकोयोमा। ठीक है, तो ये जान लीजिए, जो आन्कोसेरियासिस जो है ये अंधेपन की एक बीमारी है, उसके संबंध में हमें कथन में विचार करना। तो पहला कथन है 30 जनवरी 2025 को नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में आन्कोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि नाइजर जो है, नाइजीरिया या नाइजर बोलते हैं उसको, अफ्रीका के देश है जो इस बीमारी को खत्म करने में पहला देश बन गया। दूसरा है, यह उपलब्धि नाइजर को दुनिया भर के उन चुनिंदा देशों में शामिल करती है जिन्होंने इस बीमारी को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, जिसमें कोलंबिया है, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको है। तो ये जो देश हैं ये दक्षिण अमेरिका के देश है। कहाँ के हैं? ये दक्षिण अमेरिका के देश है जिन्होंने इस बीमारी को खत्म कर दिया अपने यहाँ। तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच हस्ताक्षरित 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋणों को संबंधित परियोजना का क्या नाम रखा गया है? तो वो नाम रखा गया है भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण। क्या है? भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम का निर्माण। बिल्डिंग इंडिया क्लीन प्लांट प्रोग्राम रखा गया है। ठीक, यह कृषि मंत्रालय के माध्यम से लागू किया जाएगा, कृषि मंत्रालय के माध्यम से लागू किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, मुबाक नामक 50 बिलियन डॉलर की परियोजना किस देश ने शुरू की है? मुबाक नामक परियोजना इसने शुरू की किस देश की? तो वो की है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने अपने यहाँ शहरी परिदृश्य को नया आकार देने के लिए मुबाक नामक एक 50 बिलियन डॉलर की परियोजना शुरू की है, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। और ये कहां पड़ता है? ये रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या विचार करना है हमें? तो ये कौन से कथन सही है? तो पहला है, INSB तारणी नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के लिए 24 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना पोत जो है
INSB जो है ये भारतीय नौसेना पोत है जो 24 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई है। ठीक, अगला है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है और ये ऑप्शन सही है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और बचेगा ये दो। ठीक, अगला है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश ने त्रिपाठी ने INSB तरनी को 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर गोवा से रवाना किया। कहां से किया था? वो गोवा से। किसने किया था? नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस भारतीय नौसेना पोत को रवाना किया था। कहां से? गोवा से। तो भी हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि उन्होंने ही गोवा से 2 अक्टूबर 2024 को किया था। अगला है अगला है आग्नेय युद्ध 2024 XAW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारतीय नौसेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द सही ऑप्शन। चौथा भी हमारा आग्नेय युद्ध 2024 का 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन 134 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में विचार करना सही। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट विकसित किया। क्या किया है? लिग्नोसेट एक उपग्रह बनाया लकड़ी का। तो ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तो यह हट जाएगा हमारे एलिमिनेशन के माध्यम। हाल ही में भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अगला है, चीन ने पेरू के चाणक्य मेगापोर्ट का अनावरण किया है। चीन ने पेरू में एक चाणक्य मेगापोर्ट का अनावरण किया जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट होगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, भारत ने 1 जनवरी 2015 को किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है? एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है, तो वो है यूरोड्रोन कार्यक्रम। ठीक है, तो 21 जनवरी को भारत ने पर्यवेक्षक देश बनकर यूरोड्रोन कार्यक्रम के माध्यम से एक रणनीति हासिल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 नंबर, ह्यूमन मेटान्यूमोन वायरस HMPV निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह देख लेना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका पहला बार पहचान 2001 में हुई थी। इस वायरस की पहचान पहली बार 2001 में ही की गई थी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ये सही नहीं है क्योंकि हमें सही नहीं बताना है। अगला ऑप्शन है बी, यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा वाहिनियों व्यक्तियों को प्रभावित करता है। हाँ, तो ये बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा वाहिनी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा वाहिनी जो बीमार है, वेंटिलेटर पे है या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको भी प्रभावित करते हैं, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। इसके समान लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेना जैसी तकलीफ शामिल होता है। हाँ, इसके लक्षणों में ये सारे लक्षण शामिल होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। वर्तमान में इसके विशिष्ट एंटीवायरस वायरस का टीका उपलब्ध है। नहीं, इसका टीका वायरस उपलब्ध नहीं। ठीक है, तो इसका टीका वायरस उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन इज द चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहां शुरू किया? तो वो शुरू किया गया है चेन्नई में। कहां शुरू किया है? इसने IIT मद्रास ने हाइपरलूप परीक्षण का ट्रैक कहां शुरू किया गया है? चेन्नई में किया गया है। ठीक है, वो इसके सहयोग से किया है, वो किया भारतीय रेलवे के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से अभ्यास पूर्वी प्रहार कहां आयोजित किया गया है? पूर्वी प्रहार कहां आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कब किया गया है? 10 से 18 नवंबर के बीच तीनों सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार नाम से एक युद्धाभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित पेंटेड वेरेंट समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें क्या बताना? सही कथन बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो है भारत डायनोमिक्स लिमिटेड और रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट के बीच सहयोग की अनुमति मिली है। इसके लिए पेंटियर वेरिएंट समझौता जो एक है भारत और रूस के बीच, उसके लिए भारत डायनोमिक्स लिमिटेड और रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट के बीच सहयोग के माध्यम से किया गया है। ठीक, इसके माध्यम से हम सैन्य और औद्योगिक केंद्रों को हवाई खतरों से बचाने तथा हवाई रक्षा इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का 140 नंबर, बिरला इंस्टीट्यूट
ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेन देन के लिए किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है? तो किसकी शुरुआत की है? वो की है बीम कॉइन की। किसकी? बीम कॉइन। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने बीम कॉइन की शुरुआत की है, जो आईआईटी मद्रास के माध्यम से की गई है। तो दोस्तों, ये आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने एडुटेरिया के फुल लेंथ टेस्ट यानी पहले, दूसरे, तीसरे को आज कंप्लीट कर लिया है। आप सभी से आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।